तहे दिल से शेरू प्लेलिस्ट टीवी पर खुशामदीद हैं। और अब आप टेलिम इस्तांबुल सीज़न 3 की दास्तां के 44 का तीसरा हिस्सा का आगाज सुनेंगे, जिनके तहरीर निगार शेर अफगन है। तो आइए हजरात लुफ्त उठाए। अब नाजरीन को दिखाते हैं। एक अतराफ में दिमला को रखा और एक अतराफ में जलाल को रख के जलाल और दिमला की फोनी गुफ्तगू सुनाते हैं कि जलाल ने अर्ज किया कि दिमला बेटी खैरियत तो है। पहली गुफ्तगू में फोन तुमने मुंतका कर दिया था, तो दिमला ने निगाहें साफ करके कलाम किया कि कुछ नहीं, मेरे हाथ से फोन गिर गया था शायद गम के सबब। मेरा मतलब ये है कि किसी वजह से मेरी गिरफ्त नाकारा हो चुकी है। तो इस पे जलाल ने अर्ज किया कि नहीं, तुम्हें शायद इतनी नाराजगी है इस एक बात पर कि एक बाप ने अपनी बेटी को अपने पास न बुलाया। क्या तुम समझती हो एक बाप ने अपनी बेटी को क्यों नहीं बुलाया? एक बाप नहीं चाहता था कि वो इस उम्र में कोई जख्म देखे। तो इस पर दिमला ने अर्ज किया कि आपकी बेटी जख्म ना देखेगी तो बड़ी कैसे होगी? लोग आपकी बेटी को बड़ी किस वजह से कहेंगे? मैं अब नहीं चाहती कि लोग मुझे छोटी और कमजोर समझे। काश किस्मत मेरे साथ होती तो एक बेटी अपने बाबा का जख्मी कंधा देख तो लेती। अल्लाह जाने कि शायद एक बेटी के हाथ में एक बाप के लिए बज़रे रहमत की सिफ़ा की अद्वियात हो। क्या आप मेरे आगा बाबा है? तो जलाल ने जवाबी कलाम पेश किया कि ये एक बेटी के पास किस किस्म का सवाल है? क्या आप मेरे बाबा है? मैं तुम्हारा आगा बाबा हूँ। मुझे ये लिखने की या किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो दिमला ने अर्ज किया कि ये सवाल मेरे जहन में यूं नहीं आया। आज मुझे हर शे से बेगानगी महसूस हो रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज हर शे कहने में मजबूर हो चुकी हो कि दिमला कराचाए, अब से तेरा मुझ पर से इख्तियारात इख्ताम हो चुके हैं। तेरी उजरत मुझ पर बस इतनी सी तो थी कि आज से तेरी उजरत की मुद्दत मुझ पर से पूरी हो चुकी है। तो लिहाजा मैं अब किसी की मिल्कियत में जाने पर मजबूर हूँ। अब वो तेरे पास वो दौलत नहीं जो दोबारा मेरे इख्तियारात खरीद सके। लिहाजा बिल आखिर इसका ये मतलब है, पहले तो किस्मत बहुत मेहरबान होकर इनायतें अता फरमा के इंसान को कहां से कहां ले जाती है। फिर इंसान देखता है कि उस पर किस्मत किस तरह हंसती है। जो किस्मत ने माजी में तोहफे दिए थे, उन चीजों की मुहताजी बख्श के उन चीजों से पल भर में महरूम कर देती है जो पहले माजी में उन चीजों पर किसी कदरदान की निगाह ना पड़ी। पर किस्मत को बाखूब इल्म होता है कि कौन इन चीजों का मुहताज है। तो जलाल ने अर्ज किया कि लगता है मेरी बेटी का जहन अब अला दर्जे का हो गया है। अब ये कौन कहेगा कि मेरी बेटी का जहन छोटी बच्ची का है। अब तुम्हें बिना जख्म देखे जख्म का अंदाजा समझ आने लगा है। अब तुम्हें समंदर की गहराई में छुपी हुई बातें नजर आने लगी है। ये एक गहरा समंदर है मेरी बेटी। जितना ये समंदर इल्म देगा उतना ही तुम डूबना उभरना समझोगी। क्या अब तुम अपने बाबा की जख्मी कंधे की ताज़ियत करना चाहोगी? अपने बाबा से पूछोगी नहीं कि बाबा अब आपका जख्मी कंधा कैसा है? तो इस पर दिमला ने अर्ज किया कि मैं ये सवाल क्यों नहीं पूछोगी, यहाँ तक कि इसमें मैं हकदार हूँ या नहीं हूँ। फिर भी मैं ये सवाल पूछोगी कि मेरे आगा बाबा का कंधा कैसा है? तो जलाल ने जवाबी अर्ज किया कि मेरी बेटी दिमला ने एक बाप के जख्मी कंधे की खैरियत पूछ तो ली। अब मेरे कंधे को सिफा मिल ही जाएगी। तुम्हारी ये मुजम्मात से पूछना किसी करामात अद्वियात से कम नहीं। तो इस पर दिमला ने निगाह सफाफ करके कहा कि आगा बाबा, ये कितना दर्दनाक होता है ना किसी से छुपाना या खास तौर पर अपनों से तकलीफदा घेरे जख्म के दर्द को बयान ना करना। जलाल ने अर्ज किया कि इसका क्या जवाब दो? मैं यही बयान कर सकता हूँ, जब अंदरूनी सतह पर छोटा सा जख्म भी लग जाए तो बैरूनी सतह पर जख्म लग जाए मामूली लगते हैं। क्या बेटी तुम्हारे अंदर ऐसा कोई जख्म है जिसे मैं नावाकिफियत रखता हूँ? तो दिमला ने कहा कि नहीं आगा बाबा, अंदरूनी का तायुन तो माहिर बैत भी नहीं समझ सका कि जख्म कितने गहरे होते हैं। इसी तरह इसी तकलीफदा नौत के जहन में सवालात गर्दिश कर जाते हैं और उसी बारे में सोच सोच के जहनी तवाजुन कहीं का नहीं रहता।
ऐसा ही एक सवाल मेरे ज़हन की गिरदोनावा में तसलसल गर्दिश में कमज़न है और मुझे और सोचने की कुव्वत नहीं दे रहा। तो फिर जलाल ने कलाम किया कि अगर बेटी तुम्हारे इस तकलीफ नौअत का सवाल का जवाब मेरे पास है तो बताने में हर्ज न करो और अपने जहन को इस तकलीफ का सवाल से निजात परिंदा बना दो। तो इस पर डिमला ने जवाब दिया कि अभी नहीं, मैं दुआ करती हूँ कि आपका हाथ फिर से करामत हो जाए और आप इस्तांबुल लौट आए, फिर मैं आपसे जवाब तलब करोगी। तो फिर जलाल ने कलाम किया कि तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, आज से माहिर गिरबैत के पास जाके अपना ये हाथ दिखाता हूँ। तो डिमला ने कहा कि अच्छा आगा बाबा, मैं मोबाइल ऑफ करती हूँ, मुझे मेरी दोस्त गोंजे कॉफी के लिए बोला रही है, मैं ये नहीं चाहती मेरी कॉफी जम जाए। जलाल ने कलाम किया कि बेटी एक बेखबर बाप से बात करने के लिए शुक्रिया। फिर डिमला ने कलाम किया कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बेटी का अल्फाज से खिताब दिया। तो डिमला ने कॉल मुंतका करके एकदम रो दी। फिर मायूसराना सूरत को खुशनुमा बना के अर्ज किया कि यकीनन मेरे आगा बाबा का सख्त मिजाज के थे, इनका मिजाज तो मुनफरिद है, ये मेरे आगा बाबा कैसे हो सकते हैं जिन्होंने मेरे साथ जो झूठ बोला गया उनसे हिसाबे तलबी का वक्त आ गया है। और उठ के अपना बैग उठाया और आगे बढ़ी, टैक्सी रोकी और रवाना हुई। और उधर इतलब में मुस्ताफा ने जलाल के हाथ से फोन किया, उठाया, एक हेलकार हाजिर हो गया। आप जलाल साहब मुकदमा के कमरे में गए। जेमरे और मुस्ताफा के कदम इर्द गिर्द रवा दवा होने लगे और इतने में जेमरे और मुस्ताफा के सामने कुछ वोकला आ जाते हैं और जेमरे उनको हैरत अंगेज निगाह से दिखती रह गई। अब इधर इस्तांबुल में डिमला जलाल के मेशन में डिमला क्या दाखिल हुई तो एक खादिमा ने डिमला से मुखातिब हुई कि डिमला मैडम, आपकी पुरस्कार फरमाइश पर आगा साहब ने साबिक तस्वीरें हर एक दीवार पे अवेजा कर दी हैं। तो ने अपनी नजर से चश्मा हटा के जान की तस्वीर पर डाल के आंख भर ली, फिर एकदम वहाँ से पलट की रुखसत हुई। रिमान दादी डेनी टेबल तशरीफ जमाए बड़े मजे से केक खाने मसरूफ थी कि सहर साहिबा का गुजर हुआ। तो देख के रिमान दादी के सामने आ खड़ी हुई और कलाम किया कि आप यहाँ इनके डेनी टेबल में आप क्या कर रही हैं। रिमान दादी ने फरमाया कि अपनी पेलेट में से लुकमे खा रही हूँ। तो सहर ने कलाम किया कि वो तो दिख रहा है, शायद आपके इल्म में हो या ना हो, हम इस घर में क्यों मुकिम है और हमारा किरदार इस घर में क्या है। रिमान दादी, हमारी उजरत के चंद टुकड़े रोटी के सिवा कुछ नहीं है, ये लुकमे तो उनकी उजरत के है, हमारा इन टुकड़ों से कोई वास्ता नहीं, चलिए उठिए यहाँ से। रिमान ने फरमाया कि उफ सहर साहिबा, मुझे अच्छी तरह याद है हमारा नसीब क्या है, मुझे कलमे की तरह याद न कराओ। अल्लाह अल्लाह, आज इस घर का हर फर्द अपने अपने मनसब के तेत इस घर में मौजूद नहीं है, कोई कहाँ और कब गया है क्या इल्म, और कोई तो मुसलसल बाहर है, उसके अलावा उसके साथ तुम्हारी बेटी भी बाहर है। इस टेबल को वीरानी खाई जा रही थी, इसलिए मैं आके यहाँ बैठ गई और वीरानी खत्म कर दी। मैं तुम्हारी तरह अपने नसीब को लेके जार जार रोने वाली नहीं, मैं तो लुकमे खाऊंगी। तुम डिमला को बताती क्यों नहीं? तुम्हारे महरूम बाप आगा कराचाए घर में नहीं बल्कि उसके हमशक्ल और कदावर के घर में मुकिम है, जिसका नाम जलाल इल्दिस है। माहनाज अपने ही जात के नाम पे सनत की तिजारती शख्सियात हैं। हम यहाँ से चले जाएंगे। ये डिमला सुन लेती है, अंदर आना चाहती थी पर आ ना सकी, यहाँ से रुखसत हो चली। सेहर का अब ये बयान था कि मेरे दिल ने गहवारा न किया इतनी महरूमियतें सुनाने का, मैं किस तरह बयान करती। सब एक के बाद एक महरूमियत सुनाती गई, फिर मेरी निगाहों के सामने आगा साहब के हमशक्ल जलाल की सूरत आ गई। उनकी सूरत ने मेरी जबान से एक और महरूम का अल्फाज आने से रोक दिया। रिमान दादी ने कलाम किया कि कुर्बान जाओ तुम्हारी जबान पे, तुम्हारी जबान ने एक और महरूम का अल्फाज आने ना दिया और तुम्हारी जबान के सबब हम यहाँ है। सहर ने कलाम किया कि मैं किससे बात कर रही हूँ, मुझे आपको समझाने के अलावा और भी काम है। अब सहर रुखसत हुई तो रिमान ने कहा कि अच्छा चली जाओ, दूसरों को अपने फराइज देती रहो।
अब उत्तर इटली में मुकदमा कमरे में मौजूद जलाल के सामने के दरवाजा से जेमरे और मुस्ताफा के हमराह वकला दाखिल हुए। जेमरे ने कलाम किया कि जज साहिबान, जलाल साहब के लिए इस्तांबुल से वकला आ गए हैं। तो वकला ने जलाल साहब की तजारती दस्तावेजात की तफसीलात देने लग जाते हैं और कलाम करते हैं, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, इस दस्तावेजात में कहीं नहीं मंशियत और गैरकानूनी काम या नाजायज तजावुजात का जिक्र हो। और ये रहा पिस्टल का लाइसेंस जो उस बंदे के हरकान ओज़बे के नाम पे है जिसका ये बयान नामा है। उसने सेल्फ डिफेंस में इस पिस्टल से फायर किया है। बस हमने उसको जानलेवा बुलेट मारने का आज़ाला करने के लिए इस नादान को मुलाजमत की पेशकश दी है और उस बंदे ने पेशकश मंसूख नहीं की बल्कि मंजूर की है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं हमारी हाथों में उसकी जान की तहफ़्फ़ुज़ का खतरा लाहक है। ये सरासर गैर बुनियादी तासुरात है और कुछ नहीं। हमारे मुअज़्ज़िज़ जलाल साहब का सख्त इखलाक है पर सख्त दिल नहीं। हम हरकान ओज़बई को इसलिए अच्छी मुलाजमत दे रहे हैं ताकि हरकान ओज़बई के बच्चों का मुस्तकबिल गैर महफूज ना रहे। जलाल साहब ने पलाट के वार करने के बजाय उस दिल को तरजीह दी जो सिर्फ दरगुजर करने की हिदायत देता है। यकीनन ये पेशकश हर कोई चाहेगा, तो लिहाजा इसका मवाजना बदले की आग के साथ नहीं कर सकते और न ही करना चाहिए। तो अब जज साहिबान तिजारती दस्तावेजात का जायजा लेने में मसरूफ हो गए। अब इस्तांबुल में जलाल के मेशन में दमला कराचाए अपने भाई जान की तस्वीर के बिलमुकाबिला रुकी। रुक के मुसलसल नम निगाहों से दीदार करती रह गई। जान की तस्वीर की डोरी क्या टूटी। तस्वीर एकदम मजदूर के हाथ में आ गई तो फौरन दमला ने अपने कदम मजदूर की जानिब दौड़ाए और तस्वीर मजदूर के हाथ से लेके अपने हाथ में लेके अर्ज किया कि जो काम करना ना आए वो काम ना क्या करो। पहले ये बताओ तुम पहली दफा हाया हुए हो। तो उसने जवाब दिया कि यस मैम, शिकायत ना करना, अभी मेरा फ्री ट्रायल है और मैं ये जॉब हरगिज अपनी गफलत से खोना नहीं चाहता। अभी मैं तालीम याफ्ता नहीं हुआ। मेरे वलिदैन की जम्मा कुंजी मेरी तालीमात के अखराजत पे लगा बैठे। आप जिस दीवार चाहेगी या जिस तरह चाहेगी मैं इस तस्वीर को वहाँ टांग दूंगा। मेरे इल्म में आया है कि शायद इस घर की दीवारों बहुत मजबूत है और अपने अंदर किसी को आने नहीं दे रही। तो दमला ने भीगी पलकों से कलाम किया कि मैं तुमसे इत्फाक करती हूँ। यकीनन इस घर की दीवारें इन तस्वीरों को कबूल नहीं करेगी, क्यों न कि ये किसी और के घर की तस्वीरें हैं। इन दीवारों पर उनकी तस्वीरें अच्छी लगेगी जो इस घर के हैं। जो आज इस घर की दीवारों पे तस्वीरें लगी है वो इस घर की नहीं है, तो लिहाजा जितनी लगाई है वो एक एक करके उतार के कहीं पे रख दो, किसी को नजर ना आए। वो दमला को देखते रह गया और अब दमला जान की तस्वीर को अपने आगोश में लेके अपने कमरे में ले गई। दरवाजा बंद करके बेड में बैठ के रोने लगी। अब इटली में मुकदमा कमरे बाहर जेमरे मुस्ताफा के सामने चक्कर पे चक्कर काट रही थी और मुस्ताफा खड़े होकर जेमरे को देख रहा था। अब मुकदमा कमरे का दरवाजा खोला तो ऑफिसर और हदकर्री समेत जलाल बाहर निकल आए। जेमरे ने कलाम किया कि हम मुंतज़िर हैं हतमी फैसला सुनने के लिए। ये कलाम करके ऑफिसर और जलाल को देखने लग गई। ऑफिसर ने चुपचाप जेमरे निगाहों के सामने जलाल के हाथों में लगी हुई हथकड़ी खोली और कलाम किया कि मुहतरमा आपने दुआ की थी, अगर की थी तो आप दुआ ने जो रंग दिखाया है, मैंने एरी चोटी का जोर लगाया कि फैसला मोखर हो जाए या तुवेल हो जाए, फिर भी फैसला जलाल इल्दिस के हक में आया। अब तुमको कैसा लग रहा है इनके हाथ बड़ी देख के? तो जेमरे ने कलाम किया कि ये तो खुशाइन बात है और इंसाफ की जीत है और हम अब खैरियत से अपने वतन लौट सकते हैं, क्यों जलाल साहब? तो जलाल साहब ने खास के जवाब दिया कि जेमरे तुम और तुम सब इस्तांबुल लौट जाओ। मैं यहाँ तन्हा रहे कि मैं अपना माजी याद करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता जब मैं माजी याद करूँ तो कोई मुझे तंग करे। मैं ये वादा करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपना माजी याद करके इस्तांबुल में लौट आऊंगा। तो जेमरे ने कहा कि हम आपके मुंतज़र होंगे। अब इस्तांबुल में दमला कराचाए रोते रोते आंखों में एकदम गुस्सा भर की तस्वीर एक तरफ रखी
और उठ के और तेज दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए और दरवाजा खोला तो सहर साहिबा दिमला के लिए खाना ट्रे में रख के खड़ी थी। तो सहर दिमला की आंखों में आंसू देखकर अर्ज किया कि क्या हुआ दिमला मैडम, आपकी आंखें नम क्यों है, क्या कुछ हुआ है? तो दिमला ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस एक आंख में एक छोटा सा जरा आंख में चला गया जो बड़ी तकलीफ दे रहा है। तो सहर ने कलाम किया कि तुम कहो तो मैं तुम्हारी आंखों से जरा निकाल दो। तो दिमला ने अर्ज किया कि नहीं, मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये छोटा सा जरा दिमला कराचाई को कितनी मुद्दत तक तकलीफ देता है। तो सहर ने कलाम किया कि दिमला मैडम, आप ये किस किस्म की बात है, रोया आपके दुश्मन, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। सहर खाना टेबल पे रखा और दिमला के नजदीक आ दिमला की आंखें देखी। देख अर्ज किया कि शायद मेरी आंखें कमजोर हो गई है, जरा नजर नहीं आ रहा। दिमला ने आंख मासल के कहा कि अब ठीक है, मैं आपसे एक बात की तस्दीक करना चाहती हूँ, आपके सिवा कोई और मुलाजमीन मेरे कमरे में क्यों नहीं आता? सहर आंखें चौड़ा के और हिचकिचा के बोली कि इस घर के मुलाजमिन को और भी काम मिले हुए हैं और मुझे आपकी देखभाल का जिम्मा दिया गया है। दिमला ने कहा कि महज एक मामला है या कोई और ही मामलात है, मेरे आगा बाबा एक मुलाजमिन को मुकर्रर नहीं कर सकते। सहर खामोश रह गई। तो दिमला ने अर्ज किया कि मुझे नहीं लगता मेरे सवाल का जवाब आपके पास है, मैं अपने आगा बाबा से जो ये मामला चल रहे हैं मैं उनसे तलब कर लूंगी, तो लिहाजा आप जाए, मुझे अपनी तन्हाई में छोड़ दें। सहर वहाँ से दिमला को देखते देखते रुखसत हुई। दिमला दरवाजा बंद कर दिया। तो सहर ने खुद से अर्ज किया कि खुदा खैर करे दिमला को कुछ तो हुआ है। इसके साथ ही ये एपिसोड 44 का हिस्सा 3 खत्म हो जाता है। आप शेरू प्लेलिस्ट टीवी पर टेलिम इस्तांबुल की कहानी सुन रहे थे, तो लिहाजा और कहानी के एपिसोड सुनने के लिए शेरू प्लेलिस्ट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।